टॉपिक है सेक्शन विथ अ गिवन सेंटर। 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 देखिए क्वेश्चन लिखिए इसमें, टू फाइंड द locus of the chords, to find the locus of the chords, to find the locus of the chords, chords, chords of the conicoid, ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऑफ द conicoid ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 bisected at a given point, bisected at a given point alpha beta gamma, bisected at a given point alpha beta gamma। ठीक है, जो भी चीजें बताई जाए समझाइए, जान लीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट है ना, सबको तैयार करना है आपको। जिस हिसाब से तैयारी चल रही है आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे करना क्या है इसमें, अब कॉर्ड की बात है ना। तो अब इसे यहाँ पे क्या है, जितने भी ऐसे कोई कॉनिकॉइड मान लीजिए ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए कॉनिकॉइड देखिए है नहीं है ना, तो 3D आप ड्रॉ करेंगे तब चीजें होंगी। अब इसमें कार्ड की बात है बेटा, कार्ड की बात, तो कार्ड आपके तमाम होंगे भाई। कार्ड होता क्या है ना, आप तो उसके जो सरकमफरेंस है उसमें कोई 2 पॉइंट लेके मिला दीजिए आप, है ना, कहीं भी ऐसे भी मिला देंगे, अभी कॉर्ड है, अभी कार्ड है, अभी कार्ड है, कैसे मिला दीजिए। इनफाइनाइट कार्ड्स आर पॉसिबल, क्लियर है ना। अब इसमें क्या कर रहा है कि जो आपके कॉर्ड है उसको बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा, हर कार्ड को बाइसेक्ट कर दीजिए, है ना, अल्फा बीटा गामा से। एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा, मान लीजिए कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा है, उससे क्या करेंगे आप, कार्ड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, मतलब जो अल्फा बीटा गामा इज द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड, है ना। तो अब इसका ही मिड पॉइंट होगा, इसका ही मिड पॉइंट होगा, इसका भी होगा, इसका ही मिड पॉइंट नहीं होगा, इसका ही मिड पॉइंट होगा, इसका ही मिड पॉइंट होगा, सबका अपना कुछ ना कुछ मिड पॉइंट होगा, क्लियर है ना। और इन सभी मिड पॉइंट को मिला देंगे तो जो लोकस तैयार होगा उसी का इक्वेशन आपसे बोला है, टू फाइंड द लोकस ऑफ द कार्ड्स ऑफ द कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा। ऐसे कार्ड्स का लोकस हमें फाइंड करना है जो एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा से क्या हो रहा होगा, बाइसेक्ट हो रहा है, क्लियर है ना। अब ये कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जिस प्रकार से आपने इनवलपिंग कोन के लिए बेटा आपने लाया था एस, क्या याद है, S1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, वैसा यहाँ भी एक वैसा ही एक्सप्रेशन आपको आता हुआ दिखाई देगा एकदम जनरल में, स्पेशल रूप में, और उसी से हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। एक फार्मूला आपका तैयार होकर आएगा वहां से एकदम उसी तरीके से, और उसी पे कोई भी कर्व अपने आप को आ जाए। अब देखो एक चीज, जो चीज सेंट्रल कॉनिकॉइड के लिए पढ़ा रहा हूँ, पैराबोलॉइड के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, जान लीजिएगा, क्योंकि सेम कोई चेंजिंग नहीं आएगी, है ना। आप आराम से उठा के किताब या कुछ भी कहोगे, मैं आपको है ना एक PDF बना के मैं भेज भी दूंगा आपको, ठीक है ना। आप आराम से उठाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, बस कॉनिकॉइड के इक्वेशन के स्थान पर पैराबोलॉइड का इक्वेशन होगा। सेम कॉन्सेप्ट, सेम टॉपिक, सेम कैलकुलेशन, एवरीथिंग सेम, सब सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड, इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड जो आप लिखते हैं आपको पता ही है, इतना तो पता होगा, आशा करते हैं, ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब कार्ड एक लाइन तो होगा, है ना। अब ये जो अल्फा बीटा गामा पॉइंट जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है वो कार्ड पे ही तो है, कार्ड पे ही तो है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ कार्ड, जो कि एक लाइन ही है बेटा, इज x माइनस अल्फा अपान l, y माइनस बीटा अपान m, z माइनस गामा अपान n, क्लियर है, इज इक्वल टू r, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। क्या बात है, बहुत तेज आप लोग। एल आर प्लस अल्फा, एम आर प्लस बीटा
और एन आर प्लस गामा। अब चूंकि ए एनी पॉइंट है, मतलब उस लाइन के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस यही होगा कि हर एक पॉइंट के लिए आर की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चूंकि जो कार्ड है वो दो पॉइंटों पे तो आपके कॉनिक्वाइड को भी मीट करेगा ना, दो पॉइंट को भी मिलाया है, कॉनिक्वाइड का भी पॉइंट मिलाया है, तो वो दोनों पॉइंट भी इसी से रिप्रेजेंट होंगे, है ना। मतलब वो दोनों पॉइंट कॉनिक्वाइड पर भी होंगे, मतलब ए वाला आर की किसी स्पेशल वैल्यू के लिए कॉनिक्वाइड को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो बोलेंगे दिस पॉइंट आल्सो लाइज ऑन कॉनिक्वाइड, है ना। देन तब क्या होगा बेटा, ए एल आर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सब याद है आप लोगों को? कैसे लिखना है, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का 2 ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा आर प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर सबको? ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब सिंस जो अल्फा बीटा गामा है इज द मिड पॉइंट, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड, यह कार्ड का मिड पॉइंट है ना। अब हम जब ये मिड पॉइंट है तो समझ लीजिए कोई कार्ड है, इसका मिड पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस आपका यह होगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है, ये भी कितना होगा, आर ही होगा। या मान लीजिए मैं इसको R1 बोल दूं, इसको R2 बोल दूं, तो R1 इक्वल टू R2 इन मैग्नीट्यूड, है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्शन की बात कर लें तो क्या होगा, R1 R2 जो है लेंथ में तो इक्वल होगा आपका, तो डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट, है ना। ये मिड पॉइंट है, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो R1 प्लस R2 क्या होगा, 0 आएगा। क्या होगा, R1 प्लस R2 0। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि है ना जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा, तो दोनों लेंथ तो सेम है, बट एक जो आपका अल्फा बीटा गामा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उसके दूसरी तरफ है, एक दूसरी तरफ है, तो है ना उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लेंगे। मैग्नीट्यूड में तो सेम, डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो मतलब कि कह सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर 0 आएगा, है ना। लेकिन ये भी याद रखेंगे कि R1 इज आइदर इक्वल टू माइनस R2 या R2 इज आइदर इक्वल टू माइनस R1, है ना। ये आपके लेंथ में इक्वल होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, नेगेटिव साइन के साथ होंगे, तब जाके रिजल्ट आपको 0 दिखाई देगा। क्लियर है ना इस तरीके से? अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि हमें जो R के दो वैल्यू मिलने चाहिए, अब यहाँ से R के दो वैल्यू मिलेंगे आपको, तो दो वैल्यू जो मिलने चाहिए R के, वो आपके इक्वल मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, इक्वल मिलने चाहिए। और क्या मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए, और उनका जो साइन कह लें या जो डायरेक्शन की बात कर लें वो अपोजिट होना चाहिए, है ना। वो क्या होना चाहिए आपका, अपोजिट, मतलब R के दो वैल्यू मिले, है ना, लेकिन वो मैग्नीट्यूड में तो सेम। उससे मान लीजिए एक का 2 आए, दूसरे का -2 आए, है तो डिफरेंट है, लेकिन इनका मतलब समझिएगा, है ना। देखा तो है डिफरेंट, लेकिन जो हमारा मेन पर्पज है वो क्या कर रहा है कि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड में क्या है, और माइनस खाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ऐसे समझेंगे, तो अगर हम उसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की तरह मानेंगे तो डिफरेंट रूट हो जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अगर एक का 2 आएगा तो दूसरे का -2, एक का 3 तो दूसरे का -3। इसका मतलब यह है कि जो दोनों वैल्यू होंगे, है ना, मिड पॉइंट के जो लेंथ होगा, आपको जब बांटेगा दो भागों में, दोनों लेंथ में समान होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, है ना। तो एक का 3 एक का -3 ऐसा आना चाहिए। मतलब R के जो दोनों वैल्यू मिलने चाहिए वो आपके मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए, है ना, बट साइन में अपोजिट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि इस इक्वेशन से हमें R के दो वैल्यू मिले? ध्यान से मेरी बात समझ के बताइए, कौन बता पाता है। हमें R के यहाँ से दो वैल्यू मिले, वो दोनों वैल्यू सेम हो मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में क्या हो, क्या ऐसा क्या होना चाहिए इसमें कि ऐसा यह चीज होल्ड हो जाए और तब ये हमें R के दो वैल्यू दे दे और दोनों वैल्यू हमको मैग्नीट्यूड में इक्वल दे और डायरेक्शन में अपोजिट दे, हैं? सर जी, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर 1 कर दीजिए, पर इसको, अच्छा इसको 1 कर दें। पहले इसको 1 हम क्यों कर दें, 1? अल्फा बीटा गामा इज द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड,
ये मिड पॉइंट है, तो ये कॉनिकॉइड पे कहाँ चला जाएगा, तुम उसको रख नहीं पाएंगे, और रख भी देंगे तो क्या कर लेंगे। जैसे अगर इसको मान लो, अब छोड़ो उस चीज को, यहाँ तो कंफर्म है कि हम रख नहीं पाएंगे पहली बात, क्योंकि अल्फा बीटा गामा कॉनिकॉइड लाई नहीं कर रहा, तो मिड पॉइंट है कार्ड का। देखिए मान लो अगर ये चीज नहीं होता, मान लो हम रख भी देते, चलो आपकी कैलकुलेशन की बात करते हैं, है ना, हम खाली इसके इस लाइन की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट छोड़ते हैं, है ना। अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा ना, तो हमें आर की वैल्यू जीरो मिल जाएगी, तो फिर दूसरी भी जीरो मिल जाए आपके हिसाब से, और लेंथ जीरो का क्या मतलब है, इसका कार्ड का लेंथ तो जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पे हमको चाहिए क्या, आर के दो वैल्यू चाहिए जो लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, विथ नेगेटिव साइन एक हो, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ऐसा मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कंडीशन होल्ड कर जाए बताइए। बोला तो ये 1 होगा नहीं, और 1 होगा तभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे आपके रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। बताओ बताओ कंप्लीट होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, अच्छा बताओ। अगर कंप्लीट होल स्क्वायर हो ही जाए तो क्या हो जाएगा, मान लो यही ना होगा, x प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर माइनस बी तो मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। हमको एक बी चाहिए, एक माइनस बी चाहिए, मतलब समझिए यहाँ पे, मतलब बी थोड़ी मतलब ऐसे ही, मतलब अगर बी मिला तो माइनस बी मिलना चाहिए, ए मिला तो माइनस सी मिला, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे दोनों नेगेटिव मिलेंगे। द्विघात समीकरण तो है। ऐसा क्या होल्ड कर जाए कंडीशन जिससे कंफर्म हो जाए कि भाई जो आर के वैल्यू मिलेंगे सेम मिलेंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट। वेरी गुड। ए जीरो हो जाए अगर तो क्या होने वाला देखिए, जैसे ये जीरो का टर्म हो जाएगा गायब, ये टर्म क्या हो जाएगा गायब, तो समथिंग आर स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ मिल जाएगा आपको, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कुछ मिल जाएगा, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस कुछ मिल जाएगा, तो समझ में कुछ ऐसा मिल जाए। जैसे ये जीरो हो जाएगा बेटा, हमको ऐसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जैसे ये जीरो हो जाएगा, ये वाला अगर ये जीरो हो जाए तो हमको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर समथिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी टाइप का मिल जाएगा, और तब ऐसे सिचुएशन में एक्स स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा, माइनस का बी बाई ए, है ना। और फिर जब एक्स की बात करेंगे तो ये जो प्लस माइनस रूट में माइनस का बी बाई, क्लियर है ना, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। मैं रूट में मिले, अब तो नंबर है, नंबर होगा, हो सकता है वो स्क्वायर से बाहर निकल जाए, कुछ भी हो सकता है, अभी मैं जनरली बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, क्या मिले छोड़ो, लेकिन दो वैल्यू मिल जाएंगे, वो भी सेम मिलेंगे, एक पॉजिटिव होगा बस, एक क्या होगा ऐसा। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अल्फा बीटा गामा इज द मिड पॉइंट है कार्ड का, अगर तो कार्ड को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा, उन दोनों का लेंथ सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। तो इसके लिए आर के जो दो वैल्यू मिलने चाहिए वो दोनों वैल्यू, है ना, मैग्नीट्यूड में तो सेम मिलने चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट मिलने चाहिए, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा की वैल्यू क्या हो, ठीक है, बात समझिएगा। तो अल्फा बीटा गामा इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, देन अच्छा ये तो हो गया यहाँ पे। अल्फा बीटा गामा क्या है, एक कार्ड का मिड पॉइंट है। इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। सिंस इक्वेशन 3 इज द quadratic equation in R gives two values of R, है ना। The value of R must be same in magnitude, है ना, बट हाँ अपोजिट इन साइन कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपोजिट इन साइन, तो साइन अपोजिट मतलब कोई डायरेक्शन से मतलब है वहां पे, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से अपोजिट इन साइन ऐसा होना मिलना चाहिए। एंड फॉर दिस, और इसके लिए ए एल अल्फा ऐसा अगर हो तो तभी पॉसिबल होगा जब ए एल अल्फा बी एम बीटा प्लस सी एल गामा की वैल्यू क्या हो जाए, क्लियर है बेटा ना। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट को एलिमिनेट कर देंगे, है ना, एलिमिनेटिंग
एलिमेंट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, है ना। एल के स्थान पे एक्स माइनस अल्फा, एन के स्थान पे वाई माइनस बीटा, एन के स्थान पे जेड माइनस गामा। तो जाएगा बेटा ए एक्स माइनस का अल्फा अल्फा, बी वाई माइनस बीटा बीटा, सी जेड माइनस गामा गामा, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मिल जाएगा बेटा? मैं लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर, नो नो नो, ए एक्स अल्फा प्लस बी वाई बीटा प्लस सी जेड गामा इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर। मीन्स हम इसको यह भी लिख सकते हैं ए एक्स अल्फा प्लस बी वाई बीटा प्लस सी जेड गामा माइनस 1 इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर माइनस 1। मतलब माइनस 1 कर दिया, कोई दिक्कत? अब इसको बोलेंगे टी, क्या बोलेंगे? ये तो टी तो है, भूल गए? और इसको क्या बोलेंगे? S1। यस यस करे जा रहे हो। अरे भाई जो ए एक्स स्क्वायर, ए जो इसको ट्रांसफर करते माइनस 1 ए एस होता है, डायरेक्ट कर्व एस होता है, और एक्स वाई जेड के स्थान पे अगर हम वो पॉइंट रख देते हैं अल्फा बीटा गामा x1 y1 z1 तो वो S1 होता है। और टेंजेंट वाला जो होता है एक्स स्क्वायर को एक्स से, वाई स्क्वायर को वाई बीटा जेड गामा से रिप्लेस कर दें, वो टेंजेंट हो जाता है। तो t बराबर S1 ये होता है बेटा। यह है आपका जो आपको स्टेटमेंट लिखवाया गया, उसका मतलब इन जनरल जो इक्वेशन है वो क्या है? t बराबर S1। ये आपको याद होना चाहिए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि कोई पॉइंट किसी कार्ड को, ये कार्ड का इक्वेशन है, बाइसेक्ट कर रहा है, तुरंत आप लिखेंगे t बराबर और काम खत्म। छापिए। जब होगा तो देखा जाएगा, जब होगा तो हम बता दिए ना आपको, आपको 90% लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। समय गवाए। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन टू द plane which cuts the surface, which cuts the surface, which cuts the surface, cuts the surface 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 5z स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4 in a conic, in a conic whose center is the point, whose center is a point 1 2 3, 1 2 3। जब भी सेंटर दे, इसमें हेडिंग क्या कराया था? सेक्शन विथ अ गिवन सेंटर। तो जब भी कोई प्लेन, कोई सरफेस का इक्वेशन पूछे सेंटर दे के, तो आप यही वाला फार्मूला क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अल्फा बीटा गामा के स्थान पे क्या है? 1 2 3। बताइए आंसर, अब बताइए आंसर तुरंत। तो तुरंत t बराबर S1 सोच रहे। यस सर, यस सर। चलिए छापी जल्दी से। हाँ भाई, तुरंत t बराबर S1। t क्या होगा? t क्या होगा भाई? देखिए, हाँ इक्वेशन देख लीजिए। इक्वेशन के साथ t क्या होगा? 2x अल्फा प्लस का 3y बीटा प्लस का 5z गामा माइनस का 4 बराबर, फिर S1 क्या होगा? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 बीटा स्क्वायर प्लस का 5 गामा स्क्वायर माइनस का 4, है ना। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा? 1 2 3। बस पुट कर दीजिए आंसर। अभी कुछ लोग मुंह बना रहे हैं बेटा। आगे बैठ के आप लोग अगर ऐसे मुंह बनाएंगे नाटक कि जब भी किसी भी कर्व का इक्वेशन दे, पॉइंट दे, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो तो एक्स स्क्वायर को एक्स अल्फा से, वाई स्क्वायर को वाई बीटा से, जेड स्क्वायर को जेड गामा से रिप्लेस कर दो।
तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे मैंने एक्स अल्फा लिख दिया, वाई स्क्वायर के स्थान पे वाई बीटा, जेड स्क्वायर के स्थान पे जेड गामा रख दिया बस। और ये S1 क्या होता है, जहाँ पे एक्स वाई जेड है वहाँ अल्फा बीटा गामा पुट अप कर दो, हो जाएगा S1। अल्फा बीटा गामा क्या है हमारा, वही हमारा 1 2 3। ठीक है, क्या समस्या हो गई, भी समस्या है। फिर ऐसा मत करिए भाई, जल्दी जल्दी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, इसी में चल रहा है सब कुछ। हेडिंग करिएगा बेटा आप लोग, बोले पोलर प्लेन, पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट, पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट, पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट। देखिए क्या है पोलर प्लेन, बड़ा समझिएगा। यहाँ पे मैं ऐसी जनरली समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई कॉनिक्वायड है, ठीक है, इसमें नाम दिया पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट, है ना। तो एक पॉइंट यहाँ पे कहीं आप ले लीजिए, इसे कहीं भी ले सकते हैं, पॉइंट आप ले लीजिए। इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया, क्या दे दिया, ए दे दिया। अब इस ए से एक सेकंड ड्रॉ कीजिए, सेकंड, है ना, ऐसे आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। सेकंड मतलब कि जो कॉनिक्वायड को या कर्व को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे, इंटरसेक्ट करे, मीट करे। मान लीजिए P है और क्या है, ये Q है, क्लियर है ना। तो यहाँ से जो AP और AQ दो लेंथ बन जाएंगे, पहली बात समझिएगा मेरी बात ध्यान से, AP और AQ दो लेंथ बन जाएंगे, AP और AQ। अब इस AP और AQ का निकालेंगे हार्मोनिक मीन। क्या निकालेंगे, हार्मोनिक मीन। क्या होगा AP और AQ का हार्मोनिक मीन, AP और AQ का हार्मोनिक मीन क्या होगा, AP और AQ का हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो जाएगा आपका 2AP AQ अपान AP प्लस AQ, यही तो होता है। ऐसे B अगर AC का हार्मोनिक मीन तो लिखते हैं B बराबर 2AC अपान A प्लस C। AC का हार्मोनिक मीन, AC का हार्मोनिक मीन B, इस तरीके से। अरे नहीं समझता, ऐसे समझो, वही चीज है, 2 अपान B इज इक्वल टू 1 अपान A प्लस 1 अपान C। बात समझ आ रही है, नहीं समझ तो ऐसे समझिए आप, ABC अगर HP में है तो 1 अपान A 1 अपान B 1 अपान C AP में होगा। और AP का नियम कहता है कि सेकंड में से फर्स्ट कीजिए या थर्ड में से सेकंड कीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम होता है आपका। और इसको ट्रांसफर करेंगे उधर तो 1 अपान B है, 1 अपान B 2 अपान B, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर तो 1 अपान A प्लस 1 अपान C। सॉल्व करने तो मिलता है 2AC, सॉरी सॉल्व करने मिल जाएगा आपको AC एलसीएम और मिल जाएगा ऊपर A प्लस C। अच्छा B का मान निकालेंगे तो मिल जाएगा 2AC अपान A प्लस C। तो AC का हार्मोनिक मीन B या AC का हार्मोनिक मीन जब निकाले आप तो क्या रिजल्ट आया, 2AC अपान A प्लस। तो अगर AP और AQ का हार्मोनिक मीन कहा जाए तो बोलेंगे 2AP इंटू AQ अपान AP प्लस AQ। या XY का हार्मोनिक मीन कोई बोले तो निकालो XY का हार्मोनिक मीन, तो 2X इंटू Y अपान X प्लस Y। बात समझ में आया, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, तो आगे देखिएगा यहाँ पे, तो AP और AQ का हार्मोनिक मीन यह हो जाएगा, है ना। तो जब ये अच्छा AP AQ कोई लेंथ है, जब हार्मोनिक मीन आप निकालेंगे कुछ ना कुछ आएगा। जैसे AC का निकाला B आया, जैसे बोला गया B हमने बोला, ऐसे इसका भी हार्मोनिक मीन कोई ना कोई आएगा। जब AP और AQ को लेंथ बोल रहे हैं तो जब इसको सॉल्व करेंगे कोई लेंथ ही आएगा। मान लीजिए वो आ गया AR, तो लेंथ क्या आ गया, है ना। अब AR जो लेंथ होगा वो कहीं इधर ही कहीं बीच में होगा, R क्यों इधर कहीं बीच में होगा, आप देख सकते हैं चीजों को। जैसे मान लो बेटा AP हमारा हो गया 4 और AQ हमारा हो गया मान लीजिए आपका 10 ही मान लीजिए, कुछ भी ऐसे मान लेते हैं, है ना। AP हो गया मान लीजिए 4, AQ हो गया ज्यादा है तो 10 होने मान लिया। अब इसका हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 10 अपान 4 प्लस 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, भाग देंगे तो समथिंग 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना। समथिंग 6 अच्छा 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। तो जो 5 पॉइंट समथिंग आया
ग्रेटर देन 4 आया, ग्रेटर देन 4 आया, इसका मतलब आर पी के बाद ही कहीं होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ गई ना? आप मैं कहाँ लिखना लिखूंगा हमेशा पी के बाद कहीं लिख दीजिए, आप कोई नाप जोक नहीं लिख दीजिएगा पी के बाद। जी ये बात समझ में आ गया ना? तो ये चीज हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम ये पॉइंट से ए मैंने यहाँ लिया, मैं कहीं तो ले सकता हूँ, मैं यहाँ कहीं ले लिया, कोई सेकंड ड्रा कर दिया, है ना। फिर आपका ए पी क्यू बनेगा और फिर ए पी ए क्यू का हार्मोनिक मीन कहीं ना कहीं यही पे करेगा, मान लीजिए आर। ऐसे तमाम पॉइंट आप लेते जाएंगे और सेकंड ड्रॉ करते जाएंगे और इस तरह से ए पी ए क्यू तैयार होता जाएगा। तो जो उसका हार्मोनिक मीन आएगा वो मान लीजिए ए आर आएगा। इस तरह से हर एक में आएगा, जहां जहां पॉइंट लेते जाएंगे, बाहर बाहर कहीं पॉइंट लेते जाइए आप, इस तरह से आप निकालते जाएंगे, आर आपको हर बार मिलेगा। इसी आर का जो लोकस तैयार होता है उसी बोलते हैं पोलर प्लेन। उसे क्या बोला जाता है? वही पोलर प्लेन होता है, बस समझ आई ना। और जिस पॉइंट से आप वो जो ड्रा कर रहे हैं ना वो पोल होता है। क्या होता है? पोल। क्लियर है? तो पोलर प्लेन क्या है यहाँ पे? एक्चुअली पोलर प्लेन जो है लोकस है। किसका लोकस है? ऐसे आर का लोकस है। ये आर है क्या? यह आर जो है वह अगर हम कोई बाहर से कोई पॉइंट ए लेकर अगर हम लोग कॉनिक्वायड पे कोई सेकंड ड्रॉ करें तो जो एपी और ए क्यू तैयार होगा उसी का हार्मोनिक मीन या आर। ऐसे ही आर का जो लोकस होगा वो क्या है? पोलर प्लेन। बात समझ आ रही है ना? इसको मैंने इसलिए बताया ना कि यहाँ से ही कैलकुलेशन करेंगे हम, क्योंकि हार्मोनिक मीन वाला कॉन्सेप्ट है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम इक्वेशन निकालेंगे पोलर प्लेन का, तो ये ऐसा ही है रिजल्ट आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है ना? और देखो मैं बता दूं आपको 101% मतलब समझ रहे हैं, समझ लें कितना कॉन्फिडेंट है ना, कि आप जो भी पैराबोलॉइड जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे सब टॉपिक आएंगे पढ़ने के लिए। पोलर प्लेन है ना, इनवलपिंग कोन है ना, कॉनिक सेक्शन विथ सेक्शन विथ सेंटर, ये भी आएगा आपका। तो जितने चीज मैं लिखाऊंगा, टेंजेंसी है ना, टेंजेंट प्लेन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये सब तमाम, डायरेक्टर स्फीयर, ये सब कुछ वहां पर भी आएगा। और सेम पैटर्न में उसके डेरिवेशन भी होंगे, सब कुछ सेम होगा। बस अंतर क्या होगा कि यहाँ सेंट्रल कॉर्डिक्वाइड का इक्वेशन, वहाँ पैराबोलॉइड का इक्वेशन, खाली पैराबोलॉइड का इक्वेशन चेंज होगा। बात समझ आ रही है? अब प्रश्न उठता है कि क्या हम लोग उस पूरे को तैयार करेंगे, फिर से करेंगे? बता दूं आपको, वहां से क्वेश्चन एकदम आता ही नहीं है, गारंटी नहीं आएगा। और अगर आया, बहुत ही रेयरली, अगर मान लीजिए कि बहुत बुरी स्थिति है आपकी, बहुत बुरे कर्म करके बैठे हैं आप, है ना, मान लो आ ही गया, है ना भाई, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। मान लो आ ही गया, तो बेटा ऐसे सिचुएशन में बता दूं आप लोगों को, जो आएगा क्वेश्चन वो डेरिवेशन तो कदापि नहीं आएगा। ये लिखित आप ले सकते हैं, ठीक है ना। डेरिवेशन कदापि नहीं आएगा। वो जब भी आएगा कोई क्वेश्चन बेस्ड कर देगा, है ना। तो उसमें कोई समस्या नहीं। आपको सेंट्रल कॉनिक्वाइड तैयार है तो मैं आपको एकदम पूरा विश्वास देना चाहता हूँ कि पैराबोलॉइड में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। पैराबोलॉइड का हर एक इक्वेशन, हर एक पोलर प्लेन का इक्वेशन, चाहे यूनिपिंग कोन का इक्वेशन, सब लिख डालेंगे आप, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। बात समझ में आ रही है ना? सब कुछ एकदम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको हल्का सा, है ना, उस पर मैं नजर डालूंगा अभी कैसे कैसे क्या चीजें हैं, क्या इक्वेशन उसके हैं और कैसे चेंज करेंगे कि इक्वेशन मिल जाएगा याद करने के लिए, है ना। और डेरिवेशन करना चाहें तो डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। एकदम सेम जैसे यहाँ पे होगा वैसे वहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। देखिए मेन आपको तैयार क्या करना है? सेंट्रल कॉनिक्वाइड। जो बच्चा 4th यूनिट में सेंट्रल कॉनिक्वाइड तैयार कर लिया, है ना, ये मैं कब के लिए, मैं भी एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आपको पहले से ही। मैं एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिटन एग्जाम की भी, ठीक है। कि रिटन एग्जाम अगर आप देंगे इन फ्यूचर, मान लीजिए अब तो आप तो नहीं है देंगे क्योंकि आपका एमसीक्यू फिक्स ही हो गया, तो अब आगे आपको ये चीज़ मिलेगा नहीं। मान लीजिए आप कभी टीचर बने या कुछ भी ऐसा चीज़ हुआ, कभी आपको पढ़ाने का मौका मिला, याद रखेंगे आप बता सकते हैं कि जब भी 4th यूनिट में रिटन क्वेश्चन बनता है, अगर सेंट्रल कॉनिक्वाइड जिस बच्चे को तैयार है, सेंट्रल कॉनिक्वाइड, उसको 4th यूनिट में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरी गारंटी है। एकदम कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो पैराबोलॉइड ना पढ़े, वो प्लेन सेक्शन ना पढ़े, वो जनरेटिंग लाइन ना पढ़े, वो रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कुछ ना पढ़े, वो खाली सेंट्रल कॉनिक्वाइड। क्योंकि सेंट्रल कॉनिक्वाइड पे बेस्ड 1-2 चैप्टर हम अपने आप समाप्त हो जाते हैं। एक आध कुछ नए होते हैं तो हमारे पास 4th यूनिट में जब क्वेश्चन देगा तो आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, और मेन सेंट्रल कॉनिक्वाइड एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है।
और वो क्वेश्चन जितने बताए जा रहे हैं आपको उसी में से रहेगा, बाहर से, क्योंकि हर एक टॉपिक में बता रहा हूँ, कुछ छूटेगा नहीं आपको। बात समझ आ रही है ना? तो ये चीज़ आगे का रिटर्न एग्जाम के लिए ये चीज़ होता है, क्योंकि अभी आप चले जाएंगे मान लीजिए तो आपके जूनियर भी आपसे अगर कभी पूछेंगे तो आप ये मत कहिएगा हम MCQ दे के पास किए हैं, हम टिक मार के पास किए हैं, सर ट्रिक बता दिए तो सिर्फ लहा दिए अपना, बेटा हमसे मत पूछो ये सब। ऐसा आप नहीं ना कहेंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ बताना होगा उनको कि कैसे क्या चीज़ें तैयार करनी, कैसे करनी है ना। अब मैं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो फिर जो भी आपके सिलेबस में मुझे आपको पढ़ाना है, चाहे जैसे पढ़ाना है। मैं पढ़ा कि नहीं पढ़ा उसका कोई एक्सक्यूज नहीं कि मैं कोई टॉपिक छोड़ दूँ बोलूँगा मैं नहीं पढ़ा हूँ भाई, मैं नहीं जानता, नहीं पढ़ा सकता, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो वही चीज़ जब आप आगे जाएंगे तो कोई एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि नहीं हमने MCQ टाइप का पेपर दे के पास करके हम यहाँ पे आए, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको उस तरीके से पहले पढ़ा दे रहा हूँ, और MCQ वही बात नहीं, एकदम लास्ट में 2 दिन हम खाली करेंगे, ठीक है ना, वो पर्याप्त होगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ें। तो हेडिंग कर लिए आप लोग, पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट, वेरी गुड बेटा। तो चलिए आप इसमें लिखिए डिफिनेशन, इफ एनी सेकेंड APQ, if any secant SECANT है ना, APQ दिख रहा है ना, APQ जैसे मैं बनाया था, और कहीं ड्रा भी कर सकते थे हल्का सा, जो चीज में लिखा था ऐसे कोने में कहीं पे, बनाने की जरूरत नहीं फिगर आपको, पर आप कहीं ड्रा कर सकते हैं कि ये APQ क्या है, या R कहाँ से आया, ये जो सब बताया APAQ क्या है, ये सब चीजें आप ये ड्रा कर सकते थे, लेकिन किसी ने किया नहीं, दूसरी बात है, जो भी आते हो आप ऐसे समझ गए। ठीक है, जाने क्या आपने APQ, हाँ, एनी सेकेंड APQ थ्रू अ गिवन पॉइंट कैपिटल A, थ्रू अ गिवन पॉइंट कैपिटल A, थ्रू अ गिवन पॉइंट कैपिटल A meets a conicoid, meets a conicoid, meets a conicoid in, meets a conicoid in P and Q, meets a conicoid in P and Q, then the locus of R, then the locus of R, capital R बेटा, then the locus of R हो गया, the harmonic conjugate of, यार है क्या, the harmonic conjugate of, द हार्मोनिक कॉन्जुगेट या हार्मोनिक मीन भी आप लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट के ब्रैकेट में मीन लिख दीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ कैपिटल A, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ कैपिटल A विथ रेस्पेक्ट टू P एंड Q, मतलब AP और AQ का, विथ रेस्पेक्ट टू P एंड Q, ठीक है। ब्रैकेट में कर लीजिए, दैट इज AP, AQ and AR, AP, AQ and AR, AP, AQ and AR are are in HP, are in HP। इसका मतलब क्या हो गया कि AP, AQ, AR किस में होंगे, हार्मोनिक मीन में होंगे, है ना, HP में होंगे, HP में होंगे, हार्मोनिक मीन HP में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो गया। देखिए ब्रैकेट क्लोज, इतना ब्रैकेट में था, ठीक है ना। इज द पोलर प्लेन